नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से इकाई दूसरी उससे 7वां लेसन महिला आश्रम लेकर आई हूँ। यह लेसन पत्र के रूप में है जिसे काका कालेलकर जी ने सरोज को लिखा हुआ है। और यह महिला आश्रम जो है लिखा हुआ ही काका कालेलकर जी ने, क्योंकि उनके ही पत्र यहाँ पर बताए गए हैं। काका कालेलकर जी जो है वो सातारा महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था 1885 में और उनकी मृत्यु हुई 1981 में। उन्होंने कई तरीके के निबंध लिखे। वे एक वैचारिक निबंधकार कहलाते हैं और तर्कपूर्ण व्याख्या जो है उनके लेखन की विशेषता है। उनके जो हम ये महिला आश्रम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जो हम देखते हैं कि महिला आश्रम किस बारे में मतलब ये लेटर लिखे गए हैं। तो आज़ादी के बाद में जो अवस्था औरतों की, स्त्रियों की भारत में थी, यानी पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज में जो है स्त्रियों की जो अवस्था है, उनकी जो दशा है वो बहुत खराब हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने विचार किया कि क्यों न स्त्रियों के लिए एक महिला आश्रम खोला जाए जहां वे स्वयं रहकर स्वावलंबी रहे, अपना कार्य स्वयं करे, अपना खर्चा खुद निकाले और इस तरीके से, परंतु उनको रहने के लिए जो है एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां वो बिल्कुल बेरोक टोक आ जा सके, अच्छे से वह रह सके, जहां उनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी अत्याचार न हो। ऐसी जगह उन्होंने बनाने की सोची। और ये जो आश्रम बनाने जा रहे हैं, ये वो सरोज जो है और एक रेहाना करके ऐसे दो स्त्रियां हैं, उनके साथ मिलकर और ये आश्रम की स्थापना करना चाह रहे हैं। और वो वहाँ पर ये भी चाहते हैं कि इस आश्रम की स्थापना में किसी पुरुष का योगदान न हो, पुरुष इसके संचालन में कोई कार्य न करे। इसलिए वे जो है दूर से सिर्फ पत्र लिखकर ही इनकी मदद कर रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, दिशा निर्देश देने का कार्य वे कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, काका कालेलकर जी लिखते हैं कि प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद मिलेगी। अर्थात जिस आश्रम के बारे में हमने सोचा, अगर उसके बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से लिखकर बता दूं तो तुम्हें मदद मिल जाएगी कि मैं क्या चाहता हूं, किस तरह का आश्रम बनाना चाहता हूं। आश्रम यानी कि होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। और वे कहते हैं कि मैं जो घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके संचालन में, यानी उसका जो कमिटी है, उसका जो चलाने का कार्य है, उसमें किसी भी पुरुष का कोई भी संबंध न हो। इस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। वे कहते हैं कि इस आश्रम का हम विज्ञापन भी नहीं देंगे, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देंगे, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। उन्होंने कहा, ये आश्रम खोलने के लिए अगर मैं किसी से कहूँ, बताऊँ, तो पैसे तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए किसी के पैसे, है ना। जो महिलाएं आएंगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। अब जिसको यहाँ रहना है, जिसको घर में तकलीफ है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ आके रह सकती, लेकिन अपने खाने पीने की और कपड़े लत्ते की व्यवस्था वो स्वयं करके आए और यहाँ जो है बिंदास अच्छे से रहे। यदि वह गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये किसी स्त्री को कोई और यहाँ पर एडमिशन के लिए लेकर आता है, रहने के लिए लेकर आता है, तो उस स्त्री की अगर अवस्था एकदम ही खराब हो, पारिवारिक स्थिति जो है उसकी एकदम खराब हो, तो उसकी व्यवस्था जो है खर्च की वही व्यक्ति करे जो उसको लेकर आए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं देना है। उन्होंने सरोज को लिखा कि यहाँ जो भी स्त्री आए उसकी पूरी पहचान करके लेना है, परिचय लेना है, उसके बाद ही यहाँ पर उनको एडमिशन देना है। दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। और एक और नियम उन्होंने बना दिया कि भाई जो आती हैं, अगर उन्हें कुछ समय बाद लगता है कि जाना है तो ये जा सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। अब उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा भी हो जाए कि कोई जो स्त्री है वो अच्छे से न रह रही हो, उसका व्यवहार अच्छा न हो, और अगर उसे हटाना ही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 1 या 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा कि आपको 1 महीने के बाद में ये आश्रम जो है छोड़ के जाना है, या 3 महीने के बाद में आश्रम छोड़ के जाना है। परंतु ऐसा कदम जो है सोच कर ही लेना होगा। मतलब वो सरोज को बोल रहे हैं कि हम जो ये आश्रम बनाने जा रहे हैं, इसमें औरतों को आसानी से हम प्रवेश तो दे देंगे, लेकिन जब उनको निकालने की, अगर हमको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा कार्य उनको निकालने का हमें बड़े सोच समझ कर ही करना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, यानी यहाँ बताएगा कि धर्म का वहाँ से कोई लेना देना नहीं होगा। वहाँ सब धर्म के लोग आकर रह सकते हैं। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, चाहे किसी भी स्त्री का कोई भी धर्म हो, वहाँ आकर रह सकती है। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। सामान्य सदाचार यानी अच्छी आदतें, अच्छे आचार विहार, है ना, आचार विचार,
भक्ति यानी भगवान का, और सेवा यानी बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, है ना, दीन लोगों की सेवा करना, ये सब वातावरण वहाँ पर रहेगा। अब आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा स्वावलंबन होना चाहिए यानी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए किसी भी व्यक्ति ने, है ना। तो ऐसा वहाँ पे जो भी औरत आए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। सादगी का आग्रह होना चाहिए, वो एकदम सरल स्वभाव की सादगी लिए हुए हो। उस आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। अब हम जैसे ही आश्रम खोलेंगे वैसे ही उनको वहाँ पर पढ़ाई के लिए तो हम लोग व्यवस्था अगर नहीं भी करवा पाए, लेकिन हम उन्हें जिन चीज़ों से ऐसे उद्योग ऐसे कार्य सिखा देंगे जिससे कि वो पैसे कमा सके, पढ़ाई भी आसान हो और पढ़ाई भी आसानी से वे कर सके। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी। उन्होंने कहा ये कोई मैं स्कूल बनाने का नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। लेकिन स्त्रियों के लिए ये जगह ऐसी होगी जहाँ कलह नहीं होगा, कुड़न नहीं होगी, यानी जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और जहाँ है कुड़न यानी जलन नहीं होगी, ऐसी जगह में बनाना चाह रहा हूँ। स्वतंत्र वातावरण जहाँ मानवतापूर्ण आश्रय स्थान हो, यानी स्त्रियों के साथ में मनुष्य के समान व्यवहार किया जाए, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके। जहाँ कोई व्यक्ति महिला है घर में परेशान है, वो यहाँ आके बेखटके से रह सके और अपने बल पर अपनी कमाई पर अपना खर्च वो सह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके, और फिर अपना सब खर्च निकाल कर और जो है अपने जीवन का सदुपयोग किस कार्य में कर सके, तो पवित्र सेवा में, यानी अच्छे कार्य जो आश्रम के द्वारा किए जाएंगे समाज के लिए उसमें वे सेवा दे सके, ऐसे कार्य कर सके, है ना। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो वह सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। अभी बोल रहे हैं कि देखो सरोज, अगर इस तरीके की व्यवस्था हमने आदर्श एकदम बना के रखा हो कि इस तरीके की जो है एडमिशन दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था होगी, तो और इस व्यवस्था के ऊपर अगर समिति का झंझट न हो, यानी किसी प्रकार की कोई कमेटी बनी हुई न हो, कोई सभा बनी हुई न हो, कोई मीटिंगें न हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर यह एक बड़ा काम हो जाएगा और सुंदर तरीके से अच्छे से हम इसको चला पाएंगे। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, यानी जो यहाँ पे रहने आएंगे उनके ऊपर बोझ भी नहीं आएगा, किसी तरीके का कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। अब देखिए संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि क्या उनमें कई तो कुशल होंगी, यानी हर किसी को कुछ न कुछ तो ऐसा कार्य आता होगा जिसको करके वो पैसे कमा सके। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। अब यहाँ पे वे काका खालिलकर जी सरोज से कहना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ इतना काम करो, तुम और रेहाना कि उन जो स्त्रियां यहाँ आए रहने के लिए उनको संगीत की शिक्षा दो, उन्हें भक्ति की शिक्षा दो, उन्हें प्रेम युक्त वातावरण उनको दो, इसकी खुराक दो, है ना उनको, यानी इतने अच्छे से प्रेम का वातावरण यहाँ पे प्रदान करो जिससे कि वो खुशी से यहाँ रहे, आगे कोई दबाव महसूस न करे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। उन्होंने कहा कि आगे जाकर हम जो है ये जो संस्था की हमारी ज़मीन है इस पर मकान भी बना लेंगे, जिसमें इसमें ही रहने वाली जो औरतें हैं वो 2-2 और 4-4 के हिसाब से परिवार चलाएंगी। तो ऐसी संस्थाएं उन्होंने कहीं और देखी हुई है, इसीलिए वे जो है ये बनाने के कार्य को करना चाह रहे। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ यही काम बताया, खालिलकर जी बोल रहे हैं सरोज को, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें वही काम बताया जो कि हो सकता है, संभव है और उपयोगी भी है समाज के लिए, है ना। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती हो, है ना। इतना मैं तुमको जान चुका हूँ कि कि तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारी कुशलता क्या है, तुम क्या कार्य कर सकती हो और क्या मर्यादाएं हैं तुम्हारी, ऐसी ये सब मुझे मालूम है। इसलिए प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। अब वे बोल रहे हैं कि भले ही मैं वहाँ न रहूँ, लेकिन मेरी सलाह तो मैं जो है तुमको भेजा ही करूँगा। किस तरीके से, तो वो है पत्र लिखकर मैं तुम्हें मेरी सलाह जो है वो भेजता ही रहूँगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, है ना। वो बोल रहे हैं कि आगे जाकर तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा तो सिर्फ नाम मात्र था वहाँ पे, तुम तो एक बहाना बन गई इस समाज को चलाने के लिए। बल्कि समाज तो क्या है, वो तो जो है वहाँ पे आई हुई स्त्रियाँ ही चला रही है ना। इस तरीके से जो है उनको वे बोलने लगे। लेटर में लिखा है उन्होंने कि तुम जो है अभी सिर्फ ध्यान दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब
बाद में तो ये औरतें ही चला लेंगी, तुम तो सिर्फ इस संस्था को चलाने का एक बहाना मात्र बन जाओगी। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जो है स्त्रियों की अवस्था जो है उसको देखते हुए ऐसी संस्था की बहुत आवश्यकता है। इस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। वो बोलते हैं, मुझे अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें इतना बड़ा कार्य नहीं देता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, तुम दोनों यानी सरोज और रेहाना, और जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना, और जल्दबाजी में कुछ तय मत करना कि तुम करना चाहती हो या नहीं, बल्कि सोच समझकर समय लेकर मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगर तुम मुझे बता दो कि तुम ये करना चाहती हो तो फिर आगे से मैं इसके आगे का विचार करूंगा कि आगे हमें क्या करना है। अब वे आगे लिख रहे हैं कि यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बाहर में है, यानी गुलदाउदी के फूल बहुत लग रहे हैं, क्रिजेंथियम के फूल बहुत लग रहे हैं। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो, और ओठों को सीकर बैठ गई, और जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते बहुत है। वे बोलते हैं कि ये जो क्रिजेंथियम के फूल होते हैं वे महीनों तक तो कलियाँ ही रहती है, वो खिलते ही नहीं है, और जब खिलते हुए तो एक एक कली एक एक जो उसकी पंखुड़ी है वो खुलती है, लेकिन बहुत समय तक ये टिके रहते हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं, कोसमोस के दिन गए। बोले कोसमोस जो फूल होते हैं उसके दिन चले गए, और गुलाब खिलने लगे हैं। उन्होंने बहुत आनंद दिया, इन्हें गुलाबों ने और कोसमोस ने जो बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़ ली जीनिया के फूल की। फिर क्या, मैंने इस पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया, यानी उसे लेकर आ गए और अपने पास में लगा लिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती है। वे बोलने लगे कि ऐसा लगता है कि इसकी आंखें जो है तीव्रता के साथ में कुछ बोलना चाहती है। उत्कटता है ने तीव्रता। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया, और परसों ही मैंने उसे विदा दी। यानी कुछ जो सीजनल पौधे होते हैं वो फूल वगैरह देकर सूख जाते हैं, इस तरीके उसी में से यह एक पौधा था, और उन्होंने उसको जो है जीनिया के पौधे को निकाल कर फेंक दिया। अब यहाँ पे काका का दोनों को सप्रेम सुभाषिश, गुरुवार 21/12/84 1984 को 21 दिसंबर को लिखा हुआ, यह काका कालेलकर द्वारा लिखा हुआ पत्र है। किसको? तो सरोज को। ठीक है, महिला आश्रम की जो स्थापना में जिसने अपना सहयोग दिया था उनको। अब दूसरा लेटर उन्होंने लिखा है कि प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। मैं तुमको पहले ही 3 लेटर लिख चुका हूँ, आज मैं तुमको चौथा लेटर लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही, यानी आश्रम बनाने का जो कार्य है वह उन्होंने मान लिया था सरोज ने, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम्हें हर सप्ताह पत्र लिखता ही रहूँगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, जब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, यानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तब तक रेहाना से बोलना कि वो मुझे पत्र लिख दे, मुझे चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए कि जो आश्रम है उसकी प्रोग्रेस क्या है, इसके बारे में मुझे पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं, बापूजी यानी यहाँ पे गांधी जी के बारे में बात किया गया। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी, मुझे उर्दू सीखने के लिए कहा है तो मैं यह जरूर सीखूंगा। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें संदेश भेजा था, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। अब तुम्हें फिलहाल उर्दू सीखने की ज़रूरत नहीं, पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, फिर उसके बाद में जो है उर्दू सीख लेना। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है। उन्होंने कहा कि तारों के जो नक्शे बैठे बैठे बनाते थे वो लोग, तो उसके लिए भी मैंने कंपास मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अभी तक जो है कुछ किया नहीं है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। अब वो बोले यहाँ पे जो मैंने फूलों के गमले रखे थे वो भी मैंने हटा दिए, यहाँ से सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। अब क्रोटन नाम का जो पौधा रहता है उसी को मैंने अपने पास रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, यानी अब जो है स्थापना हो चुकी थी ना महिला आश्रम की, तो बोले सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, यानी अब वहाँ आश्रम में जितने रह रहे सबको मेरा आशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से यह लिया गया है। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि महिला आश्रम यह लेसन जो है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जब पढ़ते हैं विद्यार्थी स्वयं तो उन्हें थोड़ा कठिन सा लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस बारे में लिखा है, क्या चल रहा है इसके अंदर, लेकिन अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना भी न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।